All right, friends. So let us talk about the Representation of People Act. So, the Representation of People Act is what? It is the RPA 1950. So, RPA 1950 और 1951. तो जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करते हैं, वी हैव टू एक्ट्स, ओके, 1950 और 1951. सो ये जो 1950 वाला है ना, ओके, 1950 वाला है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अबाउट द वोटर लिस्ट, जो बेसिक इलेक्टोरल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करता है। और ये 1951 वाला जो है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द एमपी एमएलए क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ऑलराइट, सो द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950, it was enacted by the parliament to govern the electoral system in India at both national and state level. एंड इसमें क्या क्या होता है, पहले 1950 की हम बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सो उसमें जो है allocation of seats, okay, then delimitation of constituencies or qualification and disqualification of voters, और finally प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ओके, तो यहां पर जो है एमपी एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन की का बात नहीं हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन द 1950 वाले में सबसे पहले तो एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं, उसके साथ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, एंड फाइनली प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ऑलराइट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगर हम एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करें, सो इट आउटलाइंस हाउ सीट्स आर एलोकेटेड इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, सो इसमें क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स कहाँ कहाँ पड़ेगा, कितना सीट्स किस स्टेट्स को कितना सीट एलोकेटेड है, ये सारी चीजें जो है कैसे होगा, ओके, हाउ सीट्स विल बी एलोकेटेड इन द लोकसभा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। देन डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्युएंसीज, तो उसका ये गाइडलाइंस बनाता है। सी डीलिमिटेशन कमीशन आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट देयर विल बी अ डीलिमिटेशन कमीशन। एंड ये जो है ये क्या करता है, बेसिकली ये एस्टैब्लिश करता है गाइडलाइन को फॉर फिक्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। ओके, और ये गाइडलाइन बताता है, ये क्या बताता है कि हाउ, ओके, व्हाट विल बी द गाइडलाइन फॉर फिक्सिंग द बाउंड्रीज। देन इट टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, ये स्पेसिफाई करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट विल बी द सिटीजनशिप नीडेड, व्हाट विल बी द एज एंड द रीजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, दैट कुड बी अनसाउंड माइंड, करप्ट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। तो वोटर्स के बारे में बात कर रहा है, नॉट द पीपल हु आर टू बी इलेक्टेड। किसके बारे में बात कर रहा है? वोटर्स के बारे में बात कर रहा है। ओके, then comes preparation of electoral rules. So it mandates the creation and maintenance of updated electoral rules. मतलब क्या होता है updated electoral rules का? See, every year many people they will become 18, yes or no? तो 18 जैसे ही बनेंगे they can be included if they apply for the, okay, for the voter ID. Then many people will die. ओके, तो जो जिनकी डेथ हो जाती है तो उनको भी हटाना होता है वोटर लिस्ट से। ऑलराइट, उसके साथ साथ सम पीपल मूव, ओके, आउट ऑफ द कंस्टिट्युएंसीज। सो सपोज दे आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली एंड दे मूव टू लेटर से कैलकाटा, ओके, कोलकाता चले गए, तो अगर वहां पर जाके उन्होंने बना लिया तो दिल्ली वाला उनका रिमूव हो जाएगा। ओके, सो इस केस में अपडेशन चलते रहता है, एंड वो उसका प्रिंसिपल्स कहाँ से, बैकग्राउंड कहाँ से है, वो 1950 आरपीए एक्ट, ओके, वहां से आता है। देन फिलिंग ऑफ सीट्स, सो इट प्रोवाइड्स द मैनर इन विच सीट्स आर फिल्ड थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। सो एक्ट में जो है 4 शेड्यूल्स है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आरपीए 1950? प्लीज रिमेंबर, we are talking about the RPA 1950, so there are 4 schedules in total which details the seat allocation. उसमें first schedule, it allocates, it is for the allocation of seats to the states in the Lok Sabha, including reservation for scheduled caste and scheduled tribe. Okay, क्या राज्यसभा में है SC ST रिजर्वेशन? इज देयर एनी रिजर्वेशन इन राज्यसभा इलेक्शंस? चलिए, लोकसभा में पता है हमको, इसमें पता है, राज्यसभा में है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में इज देयर एनी इलेक्शन? ओके,
रिजर्वेशन, आई एम सेइंग कि रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST है. ओके. So there is no, please remember, the constitution do not provide, okay, in either Rajya Sabha or the Legislative Council, okay, in either Rajya Sabha or the Legislative Council, there is no, okay, there is no reservation. And this question actually has been asked before, okay. ये क्वेश्चन जो है इसको पूछा गया था राज्यसभा में ही, और इस क्वेश्चन को पूछा गया था. इट वाज आंसर, द आंसर वाज गिवन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन RS और LC. प्लीज रिमेंबर दिस. लोकसभा में है, और उसके साथ साथ कहां पर है, MLA MP का, MLA का इलेक्शन होता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहां पर है. देन कम सेकंड शेड्यूल. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट. ओके. तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट वो बताता है कितना होगा सेकंड शेड्यूल में. थर्ड शेड्यूल में इट प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स वेर एवर इट विल बी एप्लीकेबल. मैंने बताया था नॉट ऑल द स्टेट्स आर बाई कैमरल इन नेचर, ओनली सम ऑफ द स्टेट्स आर बाई कैमरल इन नेचर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. ऑल राइट. उसके बाद जो है हम फोर्थ शेड्यूल की बात करेंगे. तो फोर्थ शेड्यूल जो है इट स्पेसिफाइज लोकल अथॉरिटीज whose elected members they form part of the electorate for certain legislative council seats. Okay, so ये fourth schedule जो है it specifies local authority whose elected member form part of electorate for certain legislative council seats. तो ये बताता है, आपको याद होगा हमने बात की थी that 1/3, 1/12, 1/12 एंड 1/6 इस तरीके से डिवाइडेड है MLC का इलेक्शंस, जिसमें से आपका जो है 1/12 जो ग्रेजुएट्स और आपके जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स दे विल इलेक्ट. उसके बाद जो है 1/3 जो है आपका म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत वाला बोर्ड होगा, और 1/6 विल बी नॉमिनेशन बाय द गवर्नर्स, एंड देन 1/3 जो रेस्ट बचेगा वो MLAs जो है वो चुनेंगे. ये चीज क्लियर है MLC इलेक्शन वाला. यस. So method of election, all seats in the Lok Sabha are filled by direct election from parliamentary constituency in the states. तो ये चीज पहले थी कि क्या, इसके पहले थी था ये कि अब तो चलो डायरेक्ट इलेक्शन से हो रहा है, बट बिफोर दिस वाज देयर सम प्रोविजन. एंग्लो इंडियंस के लिए सीट थी क्या? एंग्लो इंडियंस जो था उसके लिए सीट थी, यस, लोकसभा में हमें पता है. तो बिटवीन 1952 एंड 2020 दो सीट जो है वो रिजर्व हुआ करती थी, ओके, लोअर हाउस में, और दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. आज के डेट में ऑल द सीट्स इन द लोकसभा आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन. क्या ये कहना सही होगा? क्या ये कहना सही होगा? द आंसर इज यस. ओके. नाउ ऑल द सीट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड. बिफोर दैट 2 सीट्स यूज्ड टू बी नॉमिनेटेड. ओके. Then delimitation. So what is delimitation? It is the process of fixing or redrawing the boundaries of territorial constituencies in a country or a state that has a legislative body. Okay. It's a high powered body whose orders have the force of law and are not subject to challenge in any court. And they take effect from a date specified by the president. कितने डिलिमिटेशन कमीशन हमें देखने को मिले हैं? 52, 63, 73 एंड 2002, बेस्ड ऑन 52, 51, 61, 71 एंड 2001 सेंसस. ओके. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस. लेकिन आज के डेट में हमारा सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स, वो किस सेंसस के बेसिस पे फिक्स्ड है? 1971 सेंसस. ओके. Constitutional provision. So Article 82, post each census, Parliament shall readjust the Lok Sabha seats. And Article 170 says, post each census, Parliament readjusts the Legislative Assembly of each state. तो ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट आफ्टर ईच सेंसस, मतलब हर 10 साल में ये एक्सरसाइज होगा, दैट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स विल बी एडजस्टेड. बट इज इट पॉसिबल इन इंडिया रिगार्डिंग द काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव, if you see हाउ द थिंग्स ओके वर्क. ऑलराइट. तो यहां पर जो है, ओके, यहां पर जो है एक चीज आप समझिए, एक चीज आप समझिए कि अगर हम अपनी डेमोग्राफिक रियलिटी को इसमें इंक्लूड कर दें,
सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. वाई? बिकॉज इंडिया में जो है certain states they were successful in implementing family planning while other states they were not so successful. Okay, so इसीलिए जो constitutional provision है it is dangerous. Okay, then qualification and disqualification of voters. So according to the RPA 1950, only citizens of India can be registered to vote. आप अगर इंडियन सिटीजन नहीं है, यू कैन नॉट बी रजिस्टर्ड. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है आप, हु आर डिक्लेयर्ड सो बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट आर डिस्क्वालिफाइड. मतलब अगर जैसे अगर आप एक कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया है दैट यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड, तो यू कैन नॉट वोट. तो इज मतलब क्या बहुत एक बड़ा तबका और ए बिग चंक ऑफ मेंटली अनसाउंड पीपल आर दे इरेडिकेटेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट? आर दे? द आंसर इज नो. वाई? बिकॉज क्या कोर्ट इतना समय है कोर्ट के पास, इतना समय है कोर्ट के पास दैट यू नो इट कैन डिक्लेयर और इट कैन पास जजमेंट्स ऑन दिस? नहीं है. तो बहुत सारे जो मेंटली इन्फॉर्म पीपल हैं, दे बेसिकली, ओके, दे बेसिकली they get out, okay, and they can vote. Then corrupt practices. If you are convicted under laws relating to electoral offenses, you are disqualified from voting. No person can be registered in more than one constituency or more than once in the same constituency. मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता है कि केरला से भी वोट कर रहे हैं और यू नो यू आर ऑल्सो वोटिंग फ्रॉम दिल्ली. ऐसा नहीं है. वन पर्सन वन वोट. ओके, वन पर्सन वन वोट मतलब कहीं भी दो इंडिया में. one person one vote, it means you can give it in any part of India, but at the same time it is important that आप एक ही बार देंगे. You cannot give two votes. सेम कंस्टिट्युएंसी में भी अलग अलग बूथ में नहीं हो सकता है. एक ही बूथ में जो है, एक ही बूथ में आपका नाम रहेगा. दैट्स इट. ओके, वो कंट्री के कोई से भी एरिया में हो. एज एंड रेसिडेंस. सो यू मस्ट बी 18 years ऑफ एज और ओल्डर ऑन द क्वालिफाइंग डेट. पहले 21 था, उसके बाद उसको क्या किया गया, 18 में कन्वर्ट कर दिया गया. एंड मस्ट बी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन ए कॉन्स्टिट्युएंसी. ओके, आप जो है यू मस्ट बी एन ऑर्डिनरीली ए रेसिडेंट इन ए कॉन्स्टिट्युएंसी. तो ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ऐसा होता है कि सपोज आप बॉम्बे चले गए, सपोज मुंबई चले गए आप, और मुंबई जाके और आपने ना काम शुरू कर दिया. ठीक है, यू आर फ्रॉम यूपी, सम एरिया ऑफ यूपी, एंड यू कैन कम बैक एंड वोट. ऐसा पॉसिबल है. ओके, बट दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल. दिस है कि ऑर्डिनरीली यू हैव टू बी अ रेसिडेंट. एक पता होना चाहिए आपका. जैसे आपके पिताजी का घर है और यू नो योर योर मदर हैज अ होम बैक इन योर होम टाउन, दैट मीन्स दैट यू आर ऑर्डिनरीली ए रेसिडेंट. उस पते पे आप जो है उसके हिसाब से वोट दे सकते हैं. लेकिन यहां पर क्या है कि अगर यू हैव मूव्ड अवे, so it is your responsibility to make sure that you are transferring your vote from this particular constituency to wherever you are moving. Okay, वो फिर जो है बेसिकली इलेक्शन कमीशन चेक करने नहीं आएगी. वो दूसरी चीज ये भी हो सकती है, फॉर सपोज यू हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन कम बैक एंड वोट, दैट इज फाइन, बट यू विल वोट ओनली वंस. wherever you are voting, you will vote only once. Now, what are the electoral offices under EPA RPA 1950? So there is a chief electoral officer. One CEO per state is nominated by the election commission in consultation with the state government, and he supervises the preparation, revision, and correction of electoral rolls, monitor compliance with the model code of conduct. He ensures law and order during election, and he oversees sealing of EVMs and election papers. Okay. Then there is a district election officer, and this district election officer, he is appointed by the ECI and he supervises all election related work in the district. He coordinates the preparation and revision of electoral rules. Then there is a electoral registration officer, and he is designated by the ECI in consultation with the state government. इसका भी काम रहता है. तो ये देख रहे ऊपर से नीचे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पूरे स्टेट को देखेगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट को देखेगा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्युएंसी को देखेगा, और फिर जो है एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा हु विल कंडक्ट द इलेक्शन इन स्पेसिफिक कंस्टिट्युएंसी. इलेक्टोरल रोल जो है, इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स इन अ स्पेसिफिक कंस्टिट्युएंसी, एंड इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन. Single voter list is used for Lok Sabha, State Legislative Assembly, and other local body election, and it is supported by Law Commission and Election Commission. तो यहां पर क्या है कि अलग अलग नहीं होगा.
अलग अलग वोटर लिस्ट नहीं होगा। आपने मोदी जी को वोट किया 2024 में, और आपने फिर 2025 में दिल्ली इलेक्शन में वोट किया, तो सेम जगह पे जो है आपका नाम रहेगा, सेम लिस्ट में नाम रहेगा। देयर विल बी ए कॉमन इलेक्टोरल रोल। ओके, सो फॉर अ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी द रोल इज द एग्रीगेट ऑफ रोल ऑफ इट्स असेंबली सेगमेंट्स। ओके, इलेक्शन लॉज बिल आया था 2021। व्हाट डज दिस मीन बिल? इलेक्शन लॉज बिल मतलब कि ये जो है इसको प्रेसिडेंशियल असेंट नहीं मिला, इट मींस इट कुड नॉट बिकम एन एक्ट। सो इसमें आधार लिंकिंग था। सो ईआरओ मे रिक्वायर इंडिविजुअल्स टू फर्निश देयर आधार नंबर टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी। ये क्यों था? बिकॉज मेनी बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्यास दे वेर गेटिंग आधार कार्ड्स एंड दे वेर गेटिंग बेसिकली अपना जो है पासपोर्ट यूज करके अपना वोटर आईडी कार्ड बना रहे थे। द मोमेंट यू गेट द वोटर आईडी कार्ड, ओके, so you are technically a citizen. The moment you get the passport, you are technically a citizen. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? That the Supreme Court has said that not Aadhaar, not passport, not your voter ID card, not PAN card. Nothing is a proof of citizenship. आपको ये बात पता है कि इंडिया में no document is a proof of citizenship. ओके, सो ये चीज जो है, हर बार क्या होता है, दैट पीपल से कि पासपोर्ट है मेरे पास, सो द कोर्ट सेज कि पासपोर्ट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आप कहते हैं ओके, ऑलराइट, आप आधार कहते हैं तो आधार में तो लिखा ही रहता है इट्स नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आप राशन कार्ड कहते हैं इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आप वट एवर यू से, नथिंग इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अभी जैसा अभी का लॉ है, नथिंग इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। क्वालिफाइंग डेट्स क्या है? देयर आर 4 क्वालिफाइंग डेट्स फॉर एनरोलमेंट: January 1st, April 1st, July 1st एंड October 1st। ऑल राइट, ये सारी चीजें। बर्थ सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ योर बर्थ राइट। आप अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, सो डजेंट मैटर, ओके, यू कैन हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, डजेंट मैटर इफ यू आर अ फॉरनर और अ इंडियन। ऑल राइट, सो बर्थ सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नॉट समथिंग, ओके, नथिंग इज, वही कह रहा हूँ ना मैं, वही कह रहा हूँ, दैट इज अ प्रॉब्लम। Requisitioning premises, so expands the purpose for which premises can be requisitioned for election। जैसे आपके स्कूल, आपके आसपास के जो स्कूल्स हैं, दे कन्वर्ट, है ना, जो प्राइवेट स्कूल्स है, दे कन्वर्ट इनटू द वोटिंग बूथ। So gender neutral language, so it replaces wife with spouse in RPA 1950 and RPA 1951 to ensure gender neutral provision। तो हम क्या, इन द इनिशियल डेज 1950s 1960s में, आपने अगर देखा होगा कभी फॉर्म भरा है तो उसमें आपका लिखता है यहां पर सन ऑफ, और डॉटर ऑफ, और वाइफ ऑफ, ऐसे देखा है लिखे हुए। ऐसे होता है, या तो आप अपने, अगर आप औरत हैं, इफ यू आर अ लेडी, यू हैव टू पुट इन आइदर योर फादर्स नेम और योर हस्बैंड्स नेम। ऑलराइट, सो दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट वेरी पॉपुलर, सो उसको जो है चेंज किया गया था, बट ये बिल ही रह गया। ये क्या है? ये जो है बिल ही रह गया। ओके, इसको ये एक्ट बन नहीं पाया। ऑलराइट, रोल ऑफ जुडिशियरी, so no civil court shall have the jurisdiction to examine whether a person isn't or is or isn't entitled to be registered in an electoral roll, and this question has to be taken up by an electoral registration officer. And cognizance of offense, so court cannot take cognizance of offense by officers in relation to electoral roll unless there is a complaint by the election commission or the chief electoral officer। मतलब what does it mean? This means that कि सपोज आपने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम नहीं पाया, कैन यू गो टू ए कोर्ट? यू कैन अपील टू द ईसीआई, you can appeal to an ECI, but technically you are not supposed to go to a court. And nobody, no court will take cognizance of offense that this particular person who belongs to the ECI, okay, he is a officer of the ECI, और उसने मेरा नाम नहीं डाला, उसने जो है मेरा नाम नहीं डाला, they have not put my name in the electoral roll, so you cannot go to the court and court cannot take a cognizance of offense by an ECI officer। लेकिन there is one way, when the election commission itself complains to the court that this particular person, although he is involved with us, he is a member of our team, okay, but
ये जो है, ये बंदा जो है, दिस इज ही इज इंडल्जिंग इन रॉन्ग एक्टिविटीज। ओके, सो ये जो है, ऑलराइट, ये जो है, इट कैन बी ए, यस। तो वाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी, अगर ऐसा हो जाएगा और अगर इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर आप डालेंगे तो क्या कभी इलेक्शन हो पाएंगे? एवरी ईयर 2-3 लाख पीपल दे कंप्लेन कि मेरा नाम नहीं था, मेरा नाम डिलीट कर दिया गया, है ना? तो अगर आप समझो कि इलेक्शन आने वाले हैं, कल इलेक्शन है, 24 जून है कल, सॉरी 24 मई है कल, और कल आपका वोटिंग डे है, और किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में डाल दिया कि मेरा नाम नहीं है, एंड माई आर्टिकल 326 इज बीइंग एब्रोगेटेड, समथिंग लाइक दिस, तो क्या होगा? कभी इलेक्शन हो पाएगा इस देश में? कभी इलेक्शन नहीं हो पाएगा इस देश में। ओके, सो दैट दैट इज द थिंग। इसीलिए जो है, टू कीप द जुडिशरी आउट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वेरी प्रोएक्टिव। वो कर देती है, अगर आप उसको एप्लीकेशन दोगे तो तुरंत कॉल आ जाएगा। वो मतलब दे आर वेरी वेरी गुड इन दिस रिगार्ड, फ्रॉम व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज बीन। दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज उनका काम है जुडिशरी को बाहर रखना। बिकॉज बहुत अगर कंप्लेंट आ जाएंगे तो डू यू थिंक जुडिशरी कैन टेक कॉग्निजेंस यूजिंग द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बोलेंगे बेसिक फीचर है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, है ना? सो ये चीज जो है, ओके, ये चीज जो है, इसीलिए जुडिशरी को औकात नहीं, जुडिशरी को बाहर रखना फ्रॉम द इंटायर। बिकॉज इफ जुडिशरी गेट्स इन्वॉल्व इन, इट इज सीन एज द फेलियर ऑफ द ईसीआई। ओके, पहले तो चलो जुडिशरी को हम बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं इससे कि नो सिविल कोर्ट विल हैव द जुरिस्डिक्शन टू लुक इनटू दिस मैटर। बट कितने टाइम आप बाहर रखोगे? इफ ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आर स्टार्ट्स टू कम, देन द सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेगी जुडिशरी, ये कह के कि ईसीआई इज एब्रोगेटिंग समथिंग समथिंग, आर्टिकल 326 और 327, समथिंग लाइक दैट। ओके, आरपीए 1950 समझ में आ गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। व्हाई? बिकॉज इसमें जो है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा है। आइए चलिए इसमें देखते हैं। So, Representation of People Act 1951, it governs the conduct of elections to the Parliament and state legislature. और ये क्या करता है? Actual conduct of election, including by election. It provides administrative machinery for conducting elections. It facilitates registration and regulation of political parties. Specify qualification and disqualification for membership to Lok Sabha, Rajya Sabha, and state legislature. It defines corrupt practices and other electoral offences, and also lays down the procedure for settling doubts and disputes which are arising out of election. अब यहां पर आप समझिए कि क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। सो क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो व्हाट आर द इलेक्टर रिक्वायरमेंट? सो द कैंडिडेट must be registered as an elector in the constituency they wish to contest from. ST/ST reservation, a candidate must belong to scheduled caste or scheduled tribe if contesting from a reserved seat for SC and ST. Minimum age क्या है? 25 years for Lok Sabha and State Assembly, 21 years for पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। याद है हमने पढ़ा था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू दैट नो बडी विल बी डिनाइड द चांस टू रन फॉर इलेक्शन। ओके, नहीं वो मैं आ रहा हूं, यहां पर आ रहा हूं, इसको बाद में जो है अमेंड किया गया था। ऑल राइट, तो यहां पर अब क्या है दैट अगर आप एलएस के लिए लड़ना चाहते हैं लोकसभा के लिए, तो आप जो है, ओके, लोकसभा के लिए यू कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अ वोटर, अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी पार्ट। आरएस के लिए भी अब सेम स्टेट नहीं रहा, पहले सेम स्टेट था मिनिमम, अब एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। एमएलए के लिए क्या है? सेम स्टेट। एमएलसी के लिए क्या है? सेम स्टेट। ओके, सो एमएलए और एमएलसी के लिए सेम स्टेट है। पहले क्या था? ओके, पहले क्या था? द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन द कंस्टिट्यूएंसी दे विश टू कंटेस्ट फ्रॉम। बाद में जो है इसको चेंज कर दिया गया, एलएस में भी एनी पार्ट से आप आ सकते हैं। मोदी जी गुजरात में वोटर थे, लड़ लिए, उन्होंने लड़ लिए जाके यूपी से, है ना? सो ये सारी चीजें जो है, दिस इज द थिंग। देन राइट टू वोट, आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सेक्शन 62 of RPA 1951. Every citizen
18 years or above is entitled to vote. One person can vote only once and only in one constituency in a particular election. And persons in prisons are not eligible to vote except those under preventive detention. आप जो है अगर प्रिजन में है फॉर एनी ओके एनी यू नो फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर यू आर बिहाइंड द बार्स, तो पर्सन इन प्रिजन जो है ओके पर्सन इन प्रिजन जो है उनको क्या कहा गया है, एक्सेप्ट इफ यू आर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तब नहीं। ठीक है। रिसेंटली जो एक पिटिशन आई थी, ओके पिटिशन आया था, और उसमें जो है एक चैलेंज हुआ था कि ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए। ब्लैंकेट जो है ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए स्पेशली ऑन द अंडर ट्रायल। तो सेक्शन 62 क्लॉज 5 जो है ऑफ द आरपीए 1951, व्हाट डज इट से? इट सेज कि बेसिकली जो है इंडिविजुअल्स हु आर इन द लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस और दोज सर्विंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर कन्विक्शन कैन नॉट वोट। मतलब समझ गए, पर्सन इन प्रिजन ही हुआ ना, पर्सन इन प्रिजन ही हुआ। तो इसके लिए जो है ओके इसके लिए भी हमने कहा कि पर्सन इन प्रिजन कैन बी somebody हु इज कन्विक्टेड, यस और नो, और somebody in custody can be a person who is under trial. So under trial prisoners are also excluded from participating in elections even if their names are on the electoral rolls. कौन eligible है? Who is eligible? Only a single person who is under preventive detention. They can cast through the postal ballot. They can cast their vote through postal ballot. That's it. Okay. Persons जो है in prison, they cannot vote, they are not eligible to vote, but पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं तो आप डाल सकते हैं। एडिशनल इलेक्टोरल फीचर्स, नोटा नन ऑफ द अबव, सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 फॉर वोटर्स हु डू नॉट वांट टू वोट फॉर एनी लिस्टेड कैंडिडेट। वीवीपैट वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2013 फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट ऑफ ईवीएम। तो मैंने बताया था व्हेन यू वोट एक पर्चा आ जाता है, उसको देख के आप आगे बढ़ सकते हो। Provisions related to political parties, so registration with the Election Commission of India is mandatory and may eventually become state parties or national parties subject to the recognition rules. And ECI cannot de-recognize a political party, but it can withdraw its recognition if it fails to meet the recognition condition. Okay, so यहाँ पर जो है ECI अगर एक पार्टी को कभी रिकॉग्नाइज कर लेती है तो डी रिकॉग्नाइजेशन कैन नॉट हैपन। ओके, वो भले उसका जो इनिशियल वट एवर मिनिमम क्राइटेरिया इट हैड, मान लो कि एक्स इज द मिनिमम क्राइटेरिया और उसको पार कर लेती है पार्टी, और उसको जो है ईसीआई जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है, ऑलराइट, उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो उसके बाद इट कैन नॉट डी रिकॉग्नाइज बट इट कैन विड्रॉ इफ इट फेल्स टू मीट द रिकॉग्निशन कंडीशन। ऑलराइट, क्या ये चीज क्लियर है? तो ये रिकॉग्निशन में क्या होता है, यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ईसीआई और ओके यू कैन बी बिकम ए स्टेट पार्टी और ए नेशनल पार्टी। ओके, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी जो है उसका क्राइटेरियाज होता है। सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज? अगर मैं बात करूं स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया या नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया, तो वो कौन डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी विल बी ए स्टेट पार्टी एंड द अदर पार्टी विल बी ए नेशनल पार्टी? तो इट इज द ईसीआई ओनली। ईसीआई रजिस्टर, ईसीआई का दो काम है, ईसीआई विल रजिस्टर योर पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड इट विल ग्रांट यू रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। ओके, एंड अदर पार्टीज जो होते हैं उनको क्या क्या बोला जाता है? एक पार्टी होती है स्टेट पार्टी, एक पार्टी होती है नेशनल पार्टी, और एक थर्ड पार्टी जो होती है जिसको सिर्फ रजिस्टर किया गया, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड unrecognized party. So how many kinds of party will be there in an election? How many kinds of party will be there? One will be state party, the other will be national party, and the third will be registered unrecognized party. Okay, so any registered party can get recognition as a state or national party. कोई भी ऐसा पार्टी है, कोई भी ऐसा पार्टी है जो आपका रजिस्टर्ड है, ओवर टाइम अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बन सकता है। ऑलराइट, जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो उसने क्या किया था, वो धीरे धीरे स्टार्ट हुई है ना,
पहले रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद वो अपग्रेड हुआ। अब अगर मैं बात करूं व्हाट आर द कंडीशंस दैट इफ यू वांट टू बिकम ए नेशनल पार्टी फॉर दैट, तो उसमें जो है ईसीआई कहता है, ईसीआई का एक 2019 का हैंडबुक है, 2019 का हैंडबुक है, उसके थ्रू क्या कहता है कि अ पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसिडर्ड ए नेशनल पार्टी इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। चार चार या उससे ज्यादा स्टेट में ये रिकॉग्नाइज्ड है। उसके साथ साथ व्हाट इट सेज, इफ इट्स कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन 4 स्टेट्स in latest Lok Sabha or Assembly election, and the party has at least 4 MP in the last LS poll। 4 MP होने चाहिए या 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी? यस, यू आर वेरी करेक्ट, मैं उसी पे आ रहा था। बीएसपी का प्रॉब्लम आया था। बीएसपी हैड लॉस्ट इट्स स्टेटस, ओके, इस मामले में, बिकॉज उसका जो क्राइटेरिया है वो नीचे चला गया था, बिकॉज इट गॉट ए बिग अंडा, जीरो, कुछ नहीं आया था उसको, ओके, इन द पास्ट इलेक्शंस। उसके साथ साथ अगर एक और क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी का, दैट इफ यू हैव वन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन एलएस फ्रॉम एटलीस्ट 3 सीट्स, 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। तो मैंने 4 क्राइटेरिया आपको बताया, या तो 4 या उससे ज्यादा स्टेट में आप रिकॉग्नाइज रहेंगे, या 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन 4 स्टेट्स इन आइदर द लोकसभा इलेक्शन और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, एंड द पार्टी हैज एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल। इसीलिए बीएसपी का छीन लिया गया था, बिकॉज उसके टोटल 0 MPs थे, उसको 4 MPs जो है उसकी जरूरत थी। एंड इफ इट हैज वन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, 3 स्टेट से 2% लोकसभा के जो सीट्स है अगर वो ले लेता, तब जो है वो नेशनल पार्टी कहलाने लायक होता। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं बात करता हूं स्टेट पार्टीज के बारे में। तो व्हाट हु कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेट पार्टी? सो अ पार्टी विल बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी जब इसका 6% ऑफ ए वैलिड वोट लेगा इन अ स्टेट, 6% वोट इन अ स्टेट एट अ जनरल, ओके, जनरल इलेक्शंस में, ओके, टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में अगर 6% ले लेता है, और अगर 2 सीट्स ये जीत जाता है, तब या तो 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट ये लोकसभा में भी अगर जीत जाता है, और 1 सीट, एक सीट उस स्टेट से जीतता है लोकसभा में, तब इसको बोला जाएगा। या 3% ऑफ द सीट्स इन लो 3% ऑफ द सीट्स अगर ये ले लेता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके, और उसमें से 3 सीट्स, विच एवर इज मोर, वो ले लेता है। एंड इफ इट विंस 1 सीट्स इन द एलएस फॉर एवरी 25 सीट्स, मतलब अगर 25 सीट है, तो उसमें से अगर 1 सीट ये उस फ्रैक्शन में सीट्स ले लेता है, तो अगर कम है, 25 से कम है, अगर मान लिया 25 MPs जैसे राजस्थान वगैरह में 25 होते हैं, उससे कम है, तो फिर 1 सीट विल बी इनफ। लेकिन 1/25 या उस इस डिनोमिनेशन के फ्रैक्शन में अगर सीट लेता है, या तो इफ इट सिक्योर 8% of the total valid vote which is polled in the state at a general election to the legislative assembly, okay, or to the lok sabha। मतलब अगर 8% टोटल वैलिड वोट एक पर्टिकुलर स्टेट से ले लेता है, तब इसको स्टेट पार्टी बोला जाएगा। अब मैं फिर से एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, जस्ट आई रिकैप इट। या तो 8% आप जो है वोट ले लो, टोटल वैलिड वोट, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, तो 3% ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, और 3 सीट्स विच एवर इज मोर। मतलब अगर मान लिया कि 50 सीट्स है एक स्टेट में, सो 3% इसका ज्यादा होगा या 3 नंबर ज्यादा होगा? इसका 3% ज्यादा होगा कि 3 नंबर ज्यादा होगा? इसका 3% ज्यादा होगा या 3 नंबर ज्यादा होगा? 3 नंबर ज्यादा होगा। 50 का 3% कितना होगा?
50 का 10% विल बी 5% विल बी 2.5, और उससे भी नीचे हो जाएगा। तो मान लिया कि आपके स्टेट में 50 सीट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल। सो अगर 3 नंबर है और 3%, ये दो क्राइटेरिया है, विच एवर इज मोर वो आपको लेना पड़ेगा एज अ स्टेट पार्टी। अगर आपको रिकॉग्नाइज होना है, ओके, अगर आपको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होना है तो विच एवर इज मोर वो आपको लेना पड़ेगा। मतलब अगर 200 सीट्स है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब स्टेट इलेक्शन के लिए, तो उसमें 3% ज्यादा होगा या 3 नंबर ज्यादा होगा? 3% ज्यादा होगा, बिकॉज इट विल ट्रांसलेट टू वॉट? 3% इट विल ट्रांसलेट टू 6। वेरी गुड। और 6 जो है, 6 विल बी हायर देन 3। ये समझ में आ रहा है हाउ डज दिस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वर्क इस पर्टिकुलर केस में? आइदर 3 सीट्स और 3%, विच एवर इज हायर, वो आप ले लोगे, आपको जो है ईसीआई स्टेट पार्टी बना देगी। उसके बाद जो है, मैंने एक बात बोला था कि अगर आप 6% ऑफ द वैलिड वोट्स टू द एलएस, लोकसभा का इलेक्शन हुआ एक स्टेट में, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा का इलेक्शन हुआ एक स्टेट में, और 6% ऑफ द वैलिड वोट्स आपने जो है निकाल लिए। और लोकसभा जो एमपी का इलेक्शन होता है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एमपी वाले इलेक्शन में 6% वोट आ गए आपके, और उसमें आपने एक सीट निकाल लिया। ओके, 1 सीट आपको, एक एमपी आपके तरफ से बन गया, और 6% आपने वोट पुल कर लिए, यू कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट पार्टी। ये समझ में आया? 3% वाला समझ में आया? ये आया समझ में? 3% और 3 वाला समझ में आया? आइदर 3% और 3 नंबर, विच एवर इज हायर। ओके, जैसे हमने बात की 200 में 3% इज हायर देन 3, दैट कम्स टू 6। 200 अगर सीट्स है किसी असेंबली इलेक्शन का, उसका अगर आप 3% निकालने जाओगे, सो दैट विल कम टू व्हाट? 6। तो ये 3 नंबर से ज्यादा बड़ा है। 3% इज हायर देन 3 नंबर, तो इसका मतलब यू विल रिक्वायर 6 ऑफ द वोट, सी, ओके, 6 ऑफ द सीट्स प्लस 3% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज समझ में आई? बस यस और नो बताते जाना। ये 3% और 3 वाला समझ में आया? यस, जस्ट ट्राई टू इंगेज, ओके, तभी समझ में आएगा। उसके बाद मैंने कहा कि 6% लोकसभा, लोकसभा में एमपी चुनते हैं आप, और उसमें से एक सीट आपने निकाल ली, 1 एमपी, आपका एक एमपी लोकसभा चला गया, देन यू विल हैव द स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन। ओके, आपका, आपके पास क्या है? 6% आपने वैलिड वोट ले लिए इन द जनरल इलेक्शन टू द, ओके, यस, लोकसभा। और उसके बाद जो है, ओके, उसके बाद जो है आपने क्या ले लिया? 1 सीट जो है आपने एलएस में जीत लिया। ये चीज क्लियर है? आप नहीं समझे? ठीक है, वो 3% वाला समझ गए आप? 3% और 3 वाला, एमएलए के इलेक्शन में या तो 3% सीट्स या तो 3 सीट्स, विच एवर इज हायर, ओके, डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर के। एमएलए वाला समझ गए? अब स्टेट में एमपी का भी इलेक्शन होता है ना, जनरल इलेक्शन, जो आपने लास्ट ईयर वोट डाला होगा 24 में, जिसमें एमपी आप करती है, तो उसमें क्या होगा? एमपी वाले क्राइटेरिया में, एमपी वाले क्राइटेरिया में अगर हम देखते हैं तो वहां पर स्टेट के अंदर अगर आपको स्टेट पार्टी बनना है, तो 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये समझ में आया? मान लो कि 100 वोट्स पड़े, तो एज अ स्टेट पार्टी अगर आपको बनना है तो 6 वोट्स यू हैव टू गेट। ये वाला समझ गई? उसके साथ साथ एक एमपी आपका बनना चाहिए। मतलब ये क्राइटेरिया है दैट 1 एमपी, अगर उस स्टेट से अगर आपका बन जाता है, तब आप जो है इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, देन यू कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेट पार्टी। क्या ये चीज क्लियर है? एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द 2019 हैंडबुक ऑफ द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, अब जो है दूसरा क्राइटेरिया, ये दो क्राइटेरिया स्टेट पार्टी का समझ गए, 3% 3, 6% 1। 3% 3 किसके लिए है? एमएलए नंबर के लिए है। 6% 1 किसके लिए? एमपी नंबर के लिए। अब जो है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर अगर आपने 6% ऑफ द वोट्स ले लिए, टोटल वैलिड वोट्स फॉर एमएलए इलेक्शन, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एसएलए जो यहां पर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कह रहा हूं, और आपने 2 सीट्स जीत लिए, तो इसमें क्या है? 2 सीट आपने जीते,
और 6% ऑफ द वोट्स आपने पुल किए, देन आप जो है स्टेट पार्टी के काबिल हैं। क्या ये चीज क्लियर है? अब हमने तीन चीज समझ लिया, हमने जो है तीन चीज समझ लिया। उसके बाद क्या है, अगर आप एक सीट जीतते हैं इन एलएस फॉर एवरी 25 सीट्स, ओके, विच इज अलॉटेड टू द स्टेट, ओके, विच इज अलॉटेड टू द स्टेट, ऑलराइट, तो उसके लिए जो है, वहां उस केस में जो है यू कैन ऑल्सो बी ए स्टेट पार्टी। और फाइनल क्या है, अगर आपने 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स जो है पोल कर लिए इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट और टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 100 में से अगर 100 वोट्स हाइपोथेटिकली पड़े हैं, तो 8 वोट्स अगर आप ले लेते हैं उसमें से, दैट इज 8% ऑफ द टोटल वोट्स, देन यू कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेट पार्टी। क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? यस, ओके। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड अ नेशनल और अ स्टेट पार्टी? सो कुछ प्रिविलेजेस होते हैं फ्रेंड्स, आपको क्या मिलते हैं? कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, सर्टेन प्रिविलेजेस यू गेट, जैसे एलोकेशन ऑफ द पार्टी सिंबल आपके चॉइस का। उसके साथ साथ आपको टाइम मिलता है पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट करने के लिए ऑन स्टेट ओन्ड चैनल्स। उसके साथ साथ रेडियो स्टेशन पे आपको स्लॉट मिलता है। और उसके साथ साथ यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू द इलेक्टोरल रोल्स। उससे क्या होता है, कभी देखा है इलेक्शन के एक दिन पहले आपको आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस का स्लिप आ रहा है कि इसी स्लिप को यूज करके आप वोट करिएगा, यह आपका डिटेल्स है, और इस रूम में जाके आपको वोट करना है। और गार्ड रूम में डाल देते हैं, फिर वो गार्ड वाले गार्ड भैया आते हैं और हर रूम में जाके बांटते हैं, हर हर फ्लैट में जाके। ऐसा आई एम नॉट वेरी श्योर आपके तरफ होता है, बट हमारे तरफ जो बड़े बड़े सोसाइटीज हैं उसमें गार्ड रूम में आके दे जाते हैं एक दिन पहले इलेक्शन के, और गार्ड भैया आके कि ये पार्टी की तरफ से, उस पर बीजेपी का सिंबल बना रहता है और उसमें लिखा रहता है हमारा डिटेल्स, ताकि आसान हो जाए, वोटर पर्ची बेसिकली। तो ये प्रिविलेज कहां से आता है, कैसे पता चलता है इनको? बिकॉज दे हैव द एक्सेस टू द इलेक्टोरल रूल्स। उसके साथ साथ, ओके, उसके साथ साथ अगर ये जो पार्टी है, इनके 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। ये जितने भी पार्टीज है ना, इनके क्या हो सकते हैं, 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी जो होती है उसके सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर होते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। 40 स्टार कैंपेनर फॉर स्टेट एंड नेशनल पार्टी, 20 स्टार कैंपेनर फॉर अनरजिस्टर्ड पार्टी। स्टार कैंपेनर वो होता है ना, लिस्ट आती है, स्टार कैंपेनर्स जो है उनकी लिस्ट आती है। बेसिकली वो नहीं होता कि इस बार राज बब्बर होंगे कांग्रेस के स्टार कैंपेनर, ओके, ये सारी जो चीजें होती है, तो स्टार कैंपेनर कौन होता है? हु इज अ स्टार कैंपेनर? ही इज अ बेसिकली अ कैंडिडेट हु इज अ चोजन बाय द पॉलिटिकल पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टी ही उनको चूज करती है कैंपेन करने के लिए, ओके। और वो बेसिकली सेलिब्रिटीज होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, एंड द पर्सन कैन बी एनी वन। ही कैन बी एन एक्टर, ही कैन बी अ यू नो ए टिकटॉक वाला, कोई टिकटॉकिया कोई हो सकता है, इंस्टाग्राम रील मेकर, ओके। एंड देर इज नो लॉ विच गवर्न्स की हु कैन नॉट बी अ स्टार कैंपेनर, इसीलिए सबको, ओके। नहीं नहीं, बीजेपी अगर अपना रिसोर्सेज यूज करके, ओके, वो थार और फॉर्च्यूनर के ऊपर जो है, ऑलराइट, तो वो अगर बीजेपी ऑफिशियली पुश कर रही है तो उसमें 40 रहेंगे। अब जैसे कोई ट्वीट तो कर ही सकता है, कोई ट्वीट तो कर ही सकता है ना कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन उस कॉन्स्टिट्युएंसीज में जाने के लिए ये 40 का कैप रहता है, ताकि एक तरीके से आप कह लो कि बीजेपी या कांग्रेस इस टाइप की जो बड़ी पार्टीज है, दे डोंट ईट द स्मॉल पार्टीज इन द कंस्टिट्युएंसीज, ओके। रिडंडेंट नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल बिकॉज अभी भी एक बड़ा तबका ऑफलाइन है हमारे कंट्री में, जो जिसको ये नहीं पता कि उसके गली मोहल्ले से बाहर क्या हो रहा है। तो व्हेन सोनू सूद आता है, व्हेन कैटरीना कैफ आती है, सलमान खान आते हैं, तो उनको लगता है अरे अरे बीजेपी लेके आ रही है, ओके। यस, स्टार कैंपेनर का लॉजिक क्या होता है? स्टार कैंपेनर दे आर नॉमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, और ये क्या करते हैं, सेलिब्रिटी वोट सीकर होते हैं।
These are celebrities who seek the vote for the party ऑफिशियली. ओके. तो ये जो मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर अगर आप नेशनल या स्टेट पार्टी है तो आप कर सकते हैं. और इसमें जो है, ओके, उसमें जो है एक्सपेंडिचर जो होता है स्टार कैंपेनर का, बस निकालने का, थार में बैठाने का, फॉर्चूनर में बैठाने का जो खर्चा आता है ना, दैट इज नॉट एडेड टू द पर्सन्स जो कॉन्स्टिट्युएंसी में लड़ रहा है ना, एमपी एमएलए का इलेक्शन. ओके. वाई डोंट पार्टीज पुल ऑफ अनऑफिशियली ट्विटर पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं. ऑफिशियली देयर हैज टू बी अ कैप ना. नहीं तो क्या होगा, 95 लाख रुपीज का लिमिट है एमपी इलेक्शन के लिए, और बीजेपी 400 करोड़ के स्टार कैंपेनर्स लेके आ रहे हैं. तो इससे छोटे छोटी पार्टीज बचेंगी, small parties बचेंगी. That's what you have to think. Why? Because this expenditure is not calculated in the 95 lakhs that is assigned as a limit to the individual parliamentary जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको. बीजेपी क्या करेगी? जैसे आप, ओके, उनको भी राइट है कैंपेन करने का, राइट है कैंपेन करने का, यस, दे कैन कम ऑन देयर ओन. बट अगर बीजेपी उनको लाएगी या ऑफिशियली उनको लाया जाएगा, डायस अगर आप शेयर करेंगे, अगर आप डायस शेयर करेंगे, देन यू विल हैव टू कंप्लाई विद द स्टार कैंपेनर रूल्स. ओके. क्या ये चीज क्लियर है? ओके. ऑल राइट. ऑल राइट. क्यों, क्या जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो स्टार कैंपेनर हो सकते हैं? सो द आंसर इज यस. ओके. द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी अ स्टार कैंपेनर. ओके. एंड यहां पर जो है पॉलिटिकल पार्टी खर्चा उठाती है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खर्चा उठाती है. और उसके साथ साथ, ओके, उसके साथ साथ स्टार स्टेटस जो है वो रिवोक हो सकता है. ओके. स्टार स्टेटस अगर आप फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपर जो कोड है. ओके. यस. यू आर करेक्ट. हाँ, पहले इंपॉर्टेंट होते थे बट इट हैज नॉट बीन अपडेटेड. लेकिन ये स्टार कैंपेनर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में. ओके. ओके. ऑल राइट. Foreign contributions. So political parties can accept contribution from foreign companies as defined under Foreign Contribution Regulation Act, but the parties must submit a list of donations above rupees 2000 to the ECI, and cash donation cannot exceed rupees 2000 from a single source. Declaration of assets and liabilities. So candidate must declare criminal records, assets and liabilities and educational qualification when filing nomination. और आप जो है खाली नहीं छोड़ सकते. अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो कुछ लिखना होगा, एनए. एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको पूरी बतानी होगी. कुछ नहीं है आपके पास एसेट, आप यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एसेट्स, तो वो बताना होगा, एनए, आई डू नॉट हैव एनी एसेट्स. ओके. खाली नहीं छोड़ सकते आप. MPs must declare assets and liabilities to the speaker or chairman within 90 days of taking their seats. तो एक होता है प्री इलेक्शन रिक्वायरमेंट एंड वन इज पोस्ट इलेक्शन डिक्लेरेशन. ओके. हाँ, तो उसमें वही हुआ था कि मोदी जी का जो मैरिटल स्टेटस था, ऑल्दो ही नेवर यूज टू से, बट उसमें लिखना था ताकि वो ना हो जाए. एंड ही इज ऑफिशियली स्टिल मैरिड, although he never stayed with the person, but he is officially still married because he never divorced. Okay, कभी भी जो है डाइवोर्स ऑफिशियल नहीं हुआ है. Right to information. So candidate must furnish information on pending cases where the offense is punishable with imprisonment of 2 years or more, as well as convictions. अगर जो है आपने ऐसा कुछ, कोई भी पेंडिंग केस है, कोई भी इंफॉर्मेशन है ऐसा जहां पर इट इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर, आपको बताना है. कोई कन्विक्शंस भी हुआ है तब भी. एंड पोस्टल बैलेट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी क्लास ऑफ पर्सन हु इज नोटिफाइड बाय द ECI. और उसमें आर्म फोर्सेस, सीनियर सिटीजन अबव 80 पर्सन विद डिसेबिलिटीज आ सकते हैं. सेक्शन 126 ऑफ RPA 1951, इलेक्शन साइलेंस पीरियड होता है 48 आवर्स बिफोर पोलिंग एंड्स. मतलब अगर 26 मार्च को पोलिंग है तो 24 मार्च से नो कैंपेनिंग शैल बी अलाउड. ओके.
और टेलीविजन और सिमिलर मीडिया कैन नॉट डिस्प्ले एनी इलेक्शन मैटर इन दी कंस्टिट्युएंसी। तो एक अभी रिसेंटली देयर वाज दिस प्रॉब्लम दैट केरला में एक पिक्चर आई थी दैट इन अ रेलवे स्टेशन मोदी जी इज फोटो इज कवर्ड अप। तो सबने बोला द केरला पीपल दे आर वेरी स्नीकी एंड ऑल। लेकिन हुआ क्या था, दैट पिक्चर, it was actually from, okay, it was actually from the time of मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं दिखा सकते थे, बिकॉज 48 आवर्स तक जो है किसी भी टाइप का ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं चल सकता था। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, सो नो, नथिंग लाइक दिस कुड बी इन द न्यूज। Then section 126A, it prohibits exit polls and dissemination of their result during a specified period before the poll concludes. Exit poll कब होता है? It has to be after the polling ends. जब पोलिंग एंड होता है 6 बजे, तो 7 बजे से आप कर सकते हो। ओके, द लास्ट पोलिंग इज 6 PM, तो 7 PM से यू कैन शो द एग्जिट पोल, बट उसके पहले नहीं। देर वॉज अ प्रॉब्लम, दैनिक जागरण करके एक न्यूज, उसका एक वेबसाइट था अफिलिएट, उसने पहले ही पब्लिश कर दिया था। उसने जो है 3 बजे 2 बजे, ऐसे ही 2 बजे की बीजेपी जीत रही है, समथिंग लाइक दैट, तो उसके जो एडिटर है उसको जेल कर दिया गया था। वाई डज दिस हैपन? सो दैट पीपल डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वोटिंग। मान लो कि अगर 1 बजे पता चल जाए कि बीजेपी हार रही है, तो सारे बीजेपी वोटर्स चले जाएंगे वोट करने। तो इस टाइप की चीजों को अनफेयर हो जाएगा, बायस फ्री रखने के लिए हम जो है इसको मना करते हैं एग्जिट पोल्स को। देन सीलिंग ऑफ एक्सपेंडिचर 70 lakhs पर कैंडिडेट, अभी रिसेंटली इसको अपडेट करके 95 लाख कर दिया गया है, और 28 लाख से 40 lakhs कर दिया गया फॉर द एमएलएस। काउंटिंग ऑफ वोट्स, so it is conducted under the returning officer, and candidates, election agents and counting agents may be witness, and any destruction, loss or tampering of ballot paper or EVM must be immediately reported to the ECI. What are the corrupt practices? तो उसमें both government and non-government officials आते हैं during elections. Bribery, if you are trying to bribe anybody, if you are offering gratification to the voters. Undue influence, if you are interfering with the free exercise of electoral rights. Then if you are making false statements, you are publishing false statements about a candidate's personal character or conduct। तो वो आपको याद है अतिशी के साथ हुआ था। एंड अतिशी, वी डोंट नो वेदर आम आदमी पार्टी इटसेल्फ पब्लिश दैट, बट उसके बारे में एज अ वुमेन बहुत सारी गंदी गंदी चीजें लिखी थी, एंड दे हैड सेड कि गौतम गंभीर ने छपवाई है। ऑलराइट, सो वी उसके बाद जो है आफ्टर अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन वी कुड नॉट, ओके, वी कुड नॉट कम टू ए कंक्लूजन वेदर कि ये आतिशी ने खुद छपवाई थी कि गौतम गंभीर ने छापी थी। ओके, सो व्हीकल मिसयूज, प्रोक्योरिंग व्हीकल्स फॉर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्टर्स टू पोलिंग स्टेशन। अगर जो है आप प्रॉमिस कर रहे हो, यू आर प्रोक्योरिंग सम व्हीकल, ओके, यू आर प्रोक्योरिंग सम व्हीकल फॉर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्टर्स टू पोलिंग स्टेशन। ऑलराइट, तो ये जो है ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ए कैंडिडेट्स पर्सनल कैरेक्टर और कंडक्ट नहीं होनी चाहिए, और इंटरफेरेंस, अगर मसल पावर यूज करके बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। प्रोमोटिंग एनमिटी, सो पनिशमेंट अप टू 3 years imprisonment फॉर प्रोमोटिंग और अटेम्प्टिंग टू प्रमोट हेट्रेड बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी है। अगर आप रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज यूज करके, ओके, अगर आप कर रहे हैं तो पनिशमेंट आपको 3 साल की है। नो पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग 48 आवर्स एंडिंग विद द आर फिक्स्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ द पोल। तो ये मोदी जी जो, सॉरी, योगी जी जो है, योगी आदित्यनाथ, इन पे केस चला था, एंड देन द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ये केस को मैं क्वाश कर रहा हूं। सो इट वाज अ बिग रिलीफ। बीच में ऐसा आया था दैट ही माइट हैड टू वेकेट द सीएम पोस्ट। yes, you can use for your own family, but not as a political party agent. Disqualification of MPs or MLAs. So conviction leading to imprisonment of 2 years or more disqualifies an MP MLA for 6 years from the date of release. Okay, अगर आप जो है कन्विक्ट हो जाते हैं 2 साल या उससे ज्यादा, तो 6 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज। मान लिया कि 2 years का कन्विक्शन है, तो हाउ मेनी ईयर्स यू विल बी डिस्qualified? If it is a 2 year disqualification, how many years? 2 + 6,
2 साल जेल में रही है, उसके बाद फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज 6 years. ओके. Then earlier it allowed convicted MPs MLA to continue in office if they appealed within 3 months. Now disqualification takes place immediately upon conviction. Okay. Disqualification जो है, it takes place immediately upon the conviction. What is the significance of RPA Act? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है, फेडरल स्पिरिट इंश्योर करता है, हेल्प करता है डिक्रिमिनलाइज करने में पॉलिटिक्स को, और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को जो है इंश्योर करता है. व्हाट आर द चैलेंजेस? फॉल्स डिस्क्लोजर बाय सम ऑफ द कैंडिडेट्स. उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ ईसीआई, और ईसीआई के पास अपना पैसा नहीं होता है. ईसीआई रिक्विजिशंस द officers and the material from the state and the district government. Okay. मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि पार्टी इन पावर. तो ये यहां पर एक ये भी चीज है कि मान लिया कि कोई सीएम है, तो सीएम साहब क्या करते हैं बहुत बार कि गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर और फ्यूल यूज करके एंड ही गोज ऑन इलेक्शन कैंपेन. सो इज इट राइट? जनरली व्हाट हैपेंस, द सीएम शुड गो ऑन ए प्राइवेट हेलीकॉप्टर. तो ये होता क्या है कि बीजेपी जैसे है, तो योगी आदित्यनाथ को इट गेव ए प्राइवेट, ओके, प्राइवेट हेलीकॉप्टर, और अपने खर्चे पे, बीजेपी के खर्चे पे, और वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो है योगी आदित्यनाथ को अलग अलग ले जा रहा था. अगर मान लो योगी आदित्यनाथ इज गोइंग फॉर अ रिबन कटिंग सेरेमनी ऑफ अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कैन ही यूज द स्टेट हेलीकॉप्टर? द आंसर इज यस. इन दैट केस, ओके, in that case he can use that. But if he is going for prachar and all these things, can he use? If he is going for election promotion, the answer is no. Okay. So ये समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951. ओके.